नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चौरसिया, आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको चक्रवाती तूफान के बारे में और बाकी सिस्टम के बारे में। तो आप लोग एक चीज़ का कमेंट कीजिएगा, क्या आपको ये वीडियो प्रतिदिन चाहिए या केवल जानकारी के तहत 10 दिन 12 दिन पे चाहिए, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। कि ये जो अपडेट है, जैसा कि हमने कल से चालू किया था अरब सागर के बारे में अपडेट डालना, तो क्या ये वीडियो आपको प्रतिदिन चाहिए या प्रतिदिन नहीं चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा, जैसे कि इसके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी आपको दे पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखेंगे कि जो चक्रवाती तूफान होते हैं, जो तूफान बनते हैं अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, जो भी होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था, और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाते हैं पूरे भारत में। कहीं पर भी जाएंगे आपको तो आपको तबाही देखने को मिलेगी, मतलब कि जहाँ पर उनका लैंडफॉल होता है वहाँ पर तो आपको तबाही देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और काफ़ी इंटेंसिटी की होते हैं और हवाओं की रफ्तार तो काफ़ी तेज़ होती है। जहाँ पर देखने को मिलता है हवाओं का कहर, उसे बोलते हैं चक्रवाती तूफान। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम बताने का प्रयास करते हैं आपको कि कहाँ पर किस तरह का जो है वेदर फिनोमेना बनने वाला है, कहाँ पर किस तरह का जो सिस्टम बनने वाला है। तो देखिए, ये अरेबियन सी में अगर देखा जाए तो देख पा रहे होंगे अरेबियन सी में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक चक्रवाती तूफान बनेगा। हालांकि सबसे पहले सिस्टम बनेगा लो प्रेशर एरिया, वो मूव करता हुआ, यानी कि 19 मई के आसपास संभावना है कि वो बन जाएगा। वो मूव करता हुआ थोड़ा सा मूव करेगा और डिप्रेशन तक उसकी ये कैटेगरी हो सकती है। डिप्रेशन से ज़्यादा प्रभावशाली नहीं सिस्टम होगा, लेकिन डिप्रेशन तक उसकी कैटेगरी हो सकती है। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता हुआ हो सकता है कि वो ओमान की तरफ जाए, ओमान या यमन की तरफ जाए। उसके भारत की तरफ आने की संभावना लगभग ख़त्म है। आपको बता दें कि वो ओमान की तरफ मूव करता हुआ जा सकता है और इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली भी ये होगा। तो ओमान में भारी वर्षा होगी और काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी, लेकिन चक्रवाती तूफान ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि उतना तेज़ वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली भी नहीं होगा। तो इसमें इस तरह का माहौल बनता नज़र आ रहा है। आगे अगर देखते हैं तो आगे अगर देखा जाए तो इसके बाद 26 मई के बाद, यानी 25 मई के बाद से 26 मई के आसपास उम्मीद कर रहे हैं कि एक सिस्टम और बनेगा जो कि चक्रवाती तूफान बन सकता है, यानी कि काफ़ी मजबूत हो सकता है वो तूफान, और वो उसका जो रुख हो सकता है। हालांकि अभी का इंडिकेशन है कि गुजरात की तरफ होने वाला है, महाराष्ट्र की तरफ होने वाला है, लेकिन आप बताते चलें कि इसमें 5 डायरेक्शन होते हैं, 5 रास्ते होते हैं, यानी कि 5-6 इसका डायरेक्शन होता है। हालांकि इनके बीच ये कहीं भी कोई भी तूफान अरब सागर में बनते हैं तो वो लैंडफॉल कर सकते हैं। तो देखिए, इधर ओमान की तरफ भी इसका रास्ता है और भारत की तरफ भी इसके रास्ते काफ़ी अधिक हैं। आपको नजर आ रहा है कि उधर ओमान की तरफ भी रास्ता है और भारत की तरफ भी रास्ता इसके काफ़ी अधिक दिखाई दे रहे हैं। यानी कि भारत की तरफ इसके आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है, ओमान की तरफ भी जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो हम दोनों को नकार नहीं सकते। ये सिस्टम कभी बनते हैं तो वो दोनों तरफ जा सकते हैं। जब तक इनकी क्लिफिकेशन नहीं होती है, जब तक ये लो प्रेशर एरिया नहीं बनते हैं, तब तक इन सिस्टमों का रास्ता का पता कर पाना इतनी आसान बात नहीं होती है। कोई भी मॉडल सटीक जवाब नहीं दे पाता, कभी इधर दिखाएगा तो कभी उधर दिखाएगा, कभी इधर दिखाएगा। जैसे कि हालांकि इस बार जो सिस्टम थे GFS मॉडल, ECMWF मॉडल, उसमें उन्होंने चक्रवाती तूफान मोखा के बारे में सटीक जानकारी अगर देखा जाए दी थी। हालांकि बीच में उन लोग काफ़ी डाइवर्ट थे, काफ़ी दक्षिणी म्यांमार की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन जहां पर शुरुआती दौर उनका था वो चक्रवाती तूफान वहीं पर पहुंचा है। जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि GFS मॉडल का जहां पर शुरुआती दौर दिखाता है वहीं पर उसकी लैंडफॉल करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वहीं पर लैंडफॉल किया जहाँ शुरुआती दौर जो चक्रवाती तूफान मोखा ने दिखाया था GFS मॉडल ने। तो ये जो जब तक कम दबाव का क्षेत्र या डिप्रेशन नहीं बनते हैं, तब तक उनका रास्ता तय कर पाना सबके लिए मुश्किल भरा काम होता है। हालांकि धीरे धीरे जो क्लियरिफिकेशन है वो मिलती रहती हैं, यानी कि साफ जो जानकारियाँ हैं वो मिलने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पता चलने लगता है कि हाँ, ये इधर जाने वाला है। चलिए, अब ये तो हो गया मोखा की बात। अब बात करते हैं अरब सागरीय तूफान की। कितना सिस्टम मजबूत होगा, इसके बारे में अगर डिटेल में जाने तो हालांकि लॉन्ग फोरकास्ट करना, लंबा अनुमान लगाना थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो सकती है, लेकिन फिर भी बताने का आपको प्रयास करते हैं कि लंबे समय में चलेंगे तो ये चक्रवाती तूफान सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक जा सकता है, यानी कि SCS सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ज़्यादा मजबूत हुआ अगर आगे चल करके तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी कि VSCS बन सकता है। उससे ज़्यादा ये इंटेंसिफाई नहीं होगा, यानी कि 170-180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने साथ को ले कर आ सकता है हवाओं को, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिफाई ये नहीं होगा, ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। ये पूरी संभावना है इसके कि इसके ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा।
हालांकि अगर इसके बारे में बात किया जाए कि क्या ये सुपर साइक्लोन बनेगा, तो बिल्कुल नहीं। ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बनेगा, तो सुपर साइक्लोन तो बहुत दूर की बात है। सुपर साइक्लोन नहीं बनेगा, इसकी पूरी संभावना है। उसके बाद देखा जाए कि ये तो होगा अरब सागरीय चक्रवाती तूफान के बारे में बनेगा, ये तो कंफर्म है। 25 मई के लेकर के जून के पहले सप्ताह तक इसके बनने और लैंडफॉल की प्रोसेस शुरू रहेगी, जो कि संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और ये अरब सागर में अगर ये ओमान की तरफ जाता है या भारत की तरफ आता है, तो ये मानसूनी हवाओं को काफ़ी तेज़ी से अपनी तरफ खींच सकता है। इसकी इतना ज़्यादा प्रभाव इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं कि अंडमान निकोबार जो है मानसून कब पहुँचेगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 22 मई के बाद 2 दिन इधर उधर हो सकता है, यानी कि 20 या 24 हो सकता है। इसी बीच में मानसून की दस्तक यहाँ पर संभावना है, लेकिन हमारा कहना है कि 22 मई को मानसून अंडमान सागर में पहुँच सकता है। और केरल में अगर बात की जाए, केरल में किस तारीख को पहुँचेगा, तो 28 मई या मतलब कि 3 दिन का इधर उधर, 3 ± 3 दिन हो सकता है। 28 मई को केरल में पहुँच जाएगा, यानी कि 3 दिन पहले 25 मई को और 3 दिन बाद 1 जून को। इसकी संभावना इस तरह से है, यानी कि सामान्य डेट पर केरल में मानसून की दस्तक हो जाएगी, इसकी संभावना पूरा दिखाई दे रही है। यानी कि केरल में मानसून सामान्य से समय पर हो सकता है, हालांकि 1-2 दिन पहले भी हो सकता है। और अंडमान सागर में थोड़ा सा मानसून लेट हो सकता है, क्योंकि चक्रवाती तूफान जो बंगाल की खाड़ी में बनते हैं तो मानसून को लेट करते हैं, उनको आने में, उन हवाओं को आने में वो दुविधा डालते हैं, यानी कि रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से मानसूनी हवाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ये इन सभी की बात हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले 3 दिनों के दौरान कैसा रहेगा आपको इलाके में मौसम का हाल। इसके बारे में भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। 3 दिनों के दौरान अगर देखा जाए तो बिहार के साथ साथ पूर्वी भारत में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने वाली है। कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। और ओलावृष्टि, काल वैसाखी स्थिति और तेज हवाएं, आंधी तूफान जैसा पूरी तरह से संभावना बन रही है। इसमें जो 22 की संभावना है वो 18 के बाद से बढ़ेगी। कई इलाकों में ईस्ट उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, पूर्वोत्तर राज्य, कुछ इलाके राजस्थान के, लगभग पूरे भारत में धीरे धीरे वर्षा इन्हेंस होने वाली है और प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। लेकिन बहुत ज़्यादा भारी वर्षा की संभावना नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी खासी वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल बारिश का होगा, इस तरह की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर से कह सकते हैं कि कुछ इलाकों में तेज वर्षा और तेज बिजली की गरज चमक देखने को मिल सकती है, जिससे वहाँ पर जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है। बाकी 20 के आसपास अंडमान सागर में अगर मानसून आता है, क्योंकि अभी तो संभावना दिख रही है, तो अंडमान सागर में भी वर्षा बढ़ेगी और मानसून का आगमन हो सकता है। और हमारे भूभाग पे जमीन पर जो भी जमीनी भूभाग है हमारा भारत का, केरला से मानसून प्रवेश करता है। सबसे पहले केरल मानसून पहुंचता है, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाता है। तो केरल में मानसून जो है सबसे पहले हो सकता है कि 1 जून को भारत की तटीय इलाकों पर दस्तक दे दे, जिससे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से मानसून आगे बढ़े और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा कराए, जिससे किसान खुशहाल हो सके। तो जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, जो मिलेगा हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।